द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इसका डेथ हुआ था। तो इसको हम लोग ये कहते हैं कि 36-37 के आसपास इसका डेथ हुआ था। ये सब कंटेम्प्रोरी है। जो द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अभी तक जो विचारक चल रहे हैं सब कंटेम्प्रोरी माने जाते हैं। ये सब बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं और ऐसा बात करेंगे कि एकदम व्यवहारिक बात होगा। जो आप रोज पेपर पत्रिका में पढ़ते हैं वही बात ये विचारक बोलते हैं। अब देखिए, प्राधान्य का मतलब होता क्या है। समाज में बहुत सारे समूह रहते हैं, बहुत सारे सोच के लोग रहते हैं। तो समाज का एक समूह समाज के अन्य लोगों पर कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, इसको बोलते हैं प्राधान्य। जैसे मान लीजिए किस तरह से कुछ लोग जो है पूरे समाज पर अपना वैचारिक प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। तो ये वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करने का जो पहलू है उसी को प्राधान्य कहा जाता है, हेजेमोनी। तो प्राधान्य भी सामाजिक नियंत्रण का तरीका है। प्राधान्य भी एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण का तरीका है, साधन है, जिसमें विचार और बल दोनों का प्रयोग किया जाता है। पहले कहानी बताए तब समझ में आएगा। ये बताइए, अंग्रेज हम लोग क्या आए, अंग्रेज क्या लेकर आए। अंग्रेज जो है देखा जाए तो दो चीज लेकर आए। एक तो वैचारिक राज्य उपकरण, वैचारिक राज्य उपकरण, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस, आईएसए। वैचारिक राज्य उपकरण का मतलब देखिए, अंग्रेज आए टाई पहनकर सभ्य तरीके से हम लोग के आए ना। तो अंग्रेज जो है देखा जाए तो अपनी शिक्षा व्यवस्था लेकर आए। अंग्रेज जो है देखा जाए तो रोजगार का नया तरीका लेकर आए। अंग्रेज जो है व्यवस्था का नया तरीका लेकर आए। अंग्रेज जो है देखा जाए तो एक जीवन शैली लेकर आए। ये सब अंग्रेज लेकर आए ना हम लोग के। हाँ, एक शिक्षा का नया तरीका, व्यवस्था, जीवन शैली, मानिए लोकतांत्रिक मूल्य, ये सब लेकर आए अंग्रेज। सोच विचार ये सब अंग्रेज लेकर आए हम लोग के देश में। तो अब समस्या ये होता है कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं उसमें 95% जो व्यक्ति होते हैं, तो 95% जो व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है। एक तरीके हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग से अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, पर अच्छा से एक नौकरी मिल जाए, ठीक, ऐसे से उसकी नौकरी थोड़ी मिल जाए, पीछे से उसकी नौकरी मिल जाए, नहीं तो कम से कम जज ही बन जाए, कुछ मामला एक साल हो जाए। फिर दूसरा चीज सोचता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था बन जाए, अच्छा से घर हो जाए, बढ़िया से शहर में गाड़ी उड़ी सब हो जाए, सब व्यवस्था हो जाए, कोई टेंशन ना हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाए। यही ना व्यक्ति 95% लोग सोचते हैं। किसी आम व्यक्ति से पूछेंगे आपको क्या चाहिए, बोले पहले तो नौकरी एक मिल जाता ना, कष्ट कट जाता, एक मकान बन जाए, गाड़ी उड़ी हो जाए, बच्चा लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दे, बस बढ़िया से खाना पीना चलता रहे, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। तो 95% लोग तो यही बात सोचते हैं। तो अंग्रेज इन सब चीजों के माध्यम से 95% व्यक्तियों को संतुष्ट कर दिए, संतुष्ट कर दिए। भाई देखा जाए तो भारत में शुरुआती दौर में अंग्रेज का विरोध जो है आम जनता ज्यादा नहीं करती थी, आपको ध्यान होगा। जब अंग्रेज जाने भी लगे तब भी देखिए कुछ लोग भारतीय लोग रो भी रहे थे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो हम लोग को सभ्य बनाने का काम ही खत्म हो जाएगा, अंग्रेजों को नहीं जाना चाहिए। शुरुआती दौर में देखिए कितने भी हमारे यहाँ जो नरमपंथी लोग थे वो लोग यही तो मानते थे, याचना विनय करते थे कि अंग्रेज हमारे लिए भगवान है, कहां से अंग्रेज आए जो हम लोग को सब सिखा रहे हैं। तो 95% लोग जो है इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि समाज में 5% जो है खुराफाती व्यक्ति होते हैं, 5% बात को समझते हैं कि ये हम जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से लोगों को मैनेज कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, अपना विचार हम उनके ऊपर थोप रहे हैं 95% लोगों पर।
तो 95% लोग तो नहीं समझ सकते, इनको तो हम संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन कोई भी विचार है तो 5% लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, तमाम जो लोग हैं वो तो समाज में पैदा होंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। सब मीडिया चैनल को सब खरीद लेंगे, तभी रवीश कुमार और प्रसून वाजपेयी और तमाम लोग जो है सरकार की आलोचना करेंगे, मानेंगे तो है नहीं, भले उनको जेल में डाल दीजिए चाहे फांसी की सजा दे दी, वो लोग हिलने उलने वाले हैं नहीं। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, एक नया उपकरण बनाया, दंडात्मक राज्य उपकरण। दंडात्मक राज्य उपकरण, रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स, इसको कहते हैं RSA। और अंग्रेज देखिए आए तो तुरंत जो है अच्छा से पहले जेल बनाए, फिर उसके बाद तुरंत CRPC, IPC सब देखा जाए तो सेना, पुलिस, फिर कानून, सब अपना लिख होकर एकदम व्यवस्था बनाए, क्योंकि उनको पता था कि भगत सिंह और तमाम लोग जो है विरोध करेंगे। वो बात तो समझ रहे हैं कि अंग्रेज हम लोग को शिक्षित करने नहीं आए हैं, अंग्रेज हमको रोजगार देने नहीं आए, अंग्रेज हमको व्यवस्था देने नहीं आए, अंग्रेज हम लोग को लूटने आए हैं, लूट लाट के अंग्रेज हम लोग को जाएंगे, हम लोग का शोषण करने आए हैं। क्योंकि हम लोग को रोजगार भी क्या मिलता था, ज्यादा ज्यादा तहसीलदार का पद, बहुत बड़ा पद तहसीलदार का, SDM सब अंग्रेज बनते थे, और जिलाधिकारी तो छोड़ दीजिए, कोई भारत का व्यक्ति बनता ही नहीं था। 10-20 लोग, मतलब कुल मिला के अंग्रेजी काल में 100 लोग बने होंगे, इससे ज्यादा कोई DM थोड़ा बन पाया। हम लोग तो केवल क्लर्क थे, सेवादार थे अंग्रेजों के, लेकिन वही हम लोग के लिए बहुत था। तो जेल, सेना, पुलिस, कानून बनाकर 5% लोगों को संतुष्ट किया जाता है, 5% व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है। तो यही जो व्यवस्था है जिससे 95% लोग संतुष्ट हो जाते हैं, इसी को प्राधान्य कहा जाता है। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि प्राधान्य क्या है? तो प्राधान्य का मतलब एक समूह जो है समाज के अधिकांश लोगों पर अपना वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करता है, तो यह एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण का तरीका हुआ। पहले अर्थ लिखे, इसको बना लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, तो आपको लिखने में आसानी होगी, भूल भी जाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि प्राधान्य होता क्या है। तो अंग्रेजों ने जो हम लोग को गुलाम बनाया, जो संतुष्ट कर दिया अंग्रेजों ने, बस उसी को प्राधान्य कहा जाता है। यही जो व्यवस्था है वैचारिक राज्य उपकरण, आइडियोलॉजिकल स्टेट जो ऑपरेटर्स है, जो रिप्रेसिव स्टेट ऑपरेटर्स है, तो यही जो आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स है, इसी से जो है अधिकांश लोग संतुष्ट होते हैं। आज भी तो समाज में वही लोग होते हैं, आज भी तो यही चलता है, हर जगह चलता है। ऐसा नहीं है कि ये प्राधान्य का सिद्धांत तो एक जगह चलता है। ये बताइए, लोग आए, मान लीजिए हम लोग कोचिंग ही पढ़ाते हैं, यहां पर भी प्राधान्य चलता है। मान लीजिए क्लास में 500 लोग बैठे हुए हैं, तो देखिए 500 लोगों में से मालूम है कितने लोग समझदार होते हैं? 10 लोग बस, बाकी 490 लोग तो वही हैं, चुपचाप आए, पढ़े गए, आए, पढ़े गए, उनसे कोई लेना देना नहीं कि कोर्स में चल क्या रहा है। वो 10 ही लोगों को पता होता है कि मास्टर साहब सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं, क्या हम लोग का हाल होगा। तो 490 लोगों को संतुष्ट करने की जो व्यवस्था है वो प्राधान्य है। अब बाकी 10 लोगों को जो समझ रहे हैं बात को कि इससे हमारा IAS परीक्षा नहीं निकलेगा, तो 10 लोगों को जो है वो डांट डपट के ठीक करके सही करके रखा जाता है, जिससे वो लोग ज्यादा विरोध न करने पाए। तो 490 लोगों को संतुष्ट करने का जो तरीका है वही प्राधान्य है। अर्थ लिखिए, इसका सामान्य अर्थ है समाज का एक समूह आर्थिक वर्ग अपना वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करता है, समाज के अन्य लोगों पर अपना वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करता है। इस तरह प्राधान्य सामाजिक नियंत्रण का तरीका अब्लिक साधन है, सामाजिक नियंत्रण का तरीका अब्लिक साधन है, जिसमें वैचारिक और दंडात्मक दोनों पहलुओं का प्रयोग किया जाता है। इस तरह नागरिक समाज
आधुनिक सभ्य समाज के आधार पर प्राधान्य को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, धर्म, संस्कृति, जिसमें शिक्षा, रोजगार, धर्म, संस्कृति, विचार आदि के आधार पर अधिकांश लोगों को संतुष्ट कर दिया जाता है, अधिकांश लोगों को संतुष्ट कर दिया जाता है। इसलिए लिखवाया हूं, इंटरव्यू में पूछता है, प्राधान्य का नाम सुने तो आप बोलेंगे हाँ ग्रामसी का प्राधान्य सिद्धांत। प्राधान्य का मतलब होता क्या है? नहीं समझेगा, कहानी सुना दीजिएगा। जैसे अंग्रेज आए और अधिकांश लोगों को संतुष्ट कर दिए, अच्छी संस्कृति के नाम पर, अच्छी शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, विचार के नाम पर, और नागरिक समाज और सभ्य समाज के नाम पर कि हम लोग आपको सभ्य बनाने आए हैं। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, अंग्रेज व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी देते थे ना, कि हम लोग जो है गोरे लोगों का यह कर्तव्य है पूरे विश्व के लिए कि हम लोग जा जाकर हर जगह लोगों को सभ्य बनाएंगे। और नागरिक समाज के नाम पर, सभ्य समाज के नाम पर अंग्रेज हम लोग का खूब जो है दबा कर शोषण किए, और इस तरह से देखा जाए तो अपना शासन चलाए। तो जानते हैं कि इटली का विचारक है। तो ग्रामसी जो है एक गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ था। तो अब जानते हैं कि इसका जो फादर था वो भी ऐसे ही विचारक था। तो उस समय वहां फांसीवाद को बढ़ावा मिल रहा था, मुसोलिनी था। तब जानते हैं कि जब मुसोलिनी अपने विचारों को, जब फांसीवाद को बढ़ावा दे रहा था, तो इस तरह का जो विचार करेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मानिए रवीश कुमार जी, चाहे प्रसून वाजपेयी जी, तमाम जो लोग हैं उनको सरकार ज्यादा थोड़ा पसंद करेगी। रोज आलोचना सुबह शाम इन लोगों का एक ही काम चल रहा है। तो बताइए ऐसे लोगों को तो जेल में डालना पड़ेगा ना। तो ये भी क्या करता था कि फांसीवाद कैसे बढ़ रहा है, सब प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, लोगों को समझाना शुरू कर दिया कि हो क्या रहा है, समझिए बात को। भगत सिंह को फांसी इसलिए भी तो दिया गया, भगत सिंह ने कोई गुनाह किया था? कोई गुनाह नहीं किया था। भगत सिंह को सिर्फ इसलिए फांसी दे दिया गया क्योंकि रहेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, अशफाक उल्लाह को फांसी दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग समाज में लोगों को चैतन्यशील कर देंगे, और ऐसे लोग को रहना ठीक नहीं है समाज में। जितने मूर्ख व्यक्ति रहेंगे उतने सही रहेगा, उतने अंग्रेज अच्छा से शासन व्यवस्था चला सकते हैं। तो ये अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अंत में मुसोलिनी थक गया इसके विचार से। अंत में मुसोलिनी इसको पहले जेल में डाला कि पहले ग्रामसी को डायरेक्ट जेल में डालो। इसका फादर भी जेल में रहा। ये भी फादर जब जेल में चला गया तो फिर ये प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और फिर इसको भी जेल में सब लेके डाल दिए। तब जानते हैं कि उसी जेल में बैठकर इसने सब मार्क्स की किताब पढ़ा। अब मार्क्स की किताब का पढ़ने के बाद मार्क्स की किताब की समीक्षा किया, सब मैकियावेली का किताब पढ़ा, अब मैकियावेली की समीक्षा किया। और जानते हैं कि मार्क्स की समीक्षा में इतना इसने लिख दिया जेल में, सब पेज इसके इतने पेज थे। तो जब मरा तो सब जेल में लाइब्रेरी में सब ढूंढा गया तो इसका बहुत सारा पेज मिला। अब इसके जो भक्त थे ग्रामसी के, सब पेज इकट्ठा करके और उस किताब का नाम रख दिए प्रिजन नोटबुक। प्रिजन नोटबुक इसकी किताब का ही नाम है। प्रिजन नोटबुक मतलब वही जेल वाला, कि जो जेल में जो नोटबुक इसने लिखा, तो प्रिजन नोटबुक इसकी एक किताब हो गई। और दूसरा जो मैकियावेली की समीक्षा इसने किया था, तो मैकियावेली का किताब का नाम था प्रिंस, तो इसकी किताब का नाम हो गया मॉडर्न प्रिंस। इसने दो किताब जो है लिखा, ये जो दोनों किताब है वही हम लोग के काम की है, उसी में उसने राजनीतिक विचार दिया। अब जानते हैं कि एक तो मार्क्सवादी जो विचार है अभी समझाता हूं, अब फिर इसको जेल से सब छोड़े भी, तब जानते हैं कि बाहर आया तो मार्क्स से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि 1921 में साम्यवादी दल बना दिया। अब तो मुसोलिनी और नाराज हो गया, फिर जेल में उसको डाल दिया सब। जब साम्यवादी दल बना दिया तो फिर उसने कहा कि नहीं, इसको फिर जेल में डालो। तब जानते हैं कि अंतिम समय तक जेल ही में रहा, जब मरा तो जेल में ही मर गया।
जैसे आंग सांग सू की जेल में मर जाएंगे। अभी 9 साल का सजा हो गया ना फिर उनको, तो कितना देर जिंदा रहेंगे? 70 साल पे है ही उनका। है? तो मान लीजिए आंग सांग सू की जेल में ही मर जाएंगे, 9 साल और रहेंगे, तो इस तरह से जेल में मर गया। लेकिन इसका जो विचार है वो हम लोग के काम का है पॉलिटिकल साइंस में। अब जैसे समझिए, ये प्राधान्य में लिखा है कि प्राधान्य का क्या अर्थ होता है। ऊपर छोटा सा बना लीजिए, प्राधान्य का अर्थ बना लिया ना, क्योंकि तो इंटरव्यू में पूछेगा इसलिए मैं बता दिया। अब इसका थ्योरी में बताऊं जरा सा। ये दोनों किताब का नाम नोट कर लिया। अब जैसा समझिए, अभी लिखिए उठिएगा मत कुछ। मार्क्स से ये प्रभावित था, तो मार्क्स से प्रभावित होकर ही प्राधान्य सिद्धांत दिया। प्रभावित होकर प्राधान्य सिद्धांत दिया। अब जानते हैं कि मार्क्स कहता था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स तो पढ़े हैं आप लोग ना, सब लोग पढ़े हैं ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की जो प्रणाली है, उत्पादन की जो प्रणाली है, ये मार्क्स के दर्शन में बेस है, आधार है, मतलब मूल तत्व है, यही मूल तत्व है। मार्क्स ने अपनी किताब में इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इकोनॉमिक शब्द की जगह पर जो है मार्क्स ने जो है मोड ऑफ प्रोडक्शन शब्द का प्रयोग किया है। जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं उसको मोड ऑफ प्रोडक्शन वो बोलता था, उत्पादन की प्रणाली। तो कहता था ये मूल तत्व, ये आधार है, और इसके ऊपर जो है, इस पर आधारित जो व्यवस्था है वो जो है सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, आधारिक संरचना, आधारिक संरचना। तो मार्क्स ने जो है इस मोड ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा महत्व दिया। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है, ऐसे कुछ एग्जांपल लिख दो। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है अर्थव्यवस्था को छोड़कर जितना भी है सब। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कला, संस्कृति, राजनीति, कानून, जितना भी सोचिए, साहित्य, दर्शन, धर्म, जितना सोचना हो सब सोच लीजिए, सब इसी में लिख दीजिए। इसको सुपर स्ट्रक्चर कहता है, अधिसंरचना। इसी को हम लोग कहते हैं अधिसंरचना, ऊपरी संरचना, ऊपरी संरचना। तो मार्क्स ने इसको जो है, ये जो ऊपरी संरचना है, ये जो ऊपरी संरचना है, इसको मार्क्स ने जो है द्वितीयक स्थान दिया। मार्क्स ने द्वितीयक स्थान दिया। अब मार्क्स ने कहा कि मूल तत्व, सिंपल समझिए, मार्क्स ने कहा कि मूल तत्व क्या है? भौतिक पदार्थ। मूल तत्व है पैसा, और बाकी सब चीजें द्वितीयक है। जिसके पास पैसा है उसी का कला चलेगा, उसी का संस्कृति चलेगा, उसी का दर्शन चलेगा, उसी का धर्म चलेगा, उसी का राजनीति चलेगा, उसी का कानून चलेगा, उसी का साहित्य चलेगा। मान लीजिए हम कहते हैं, कोई मान लीजिए विश्व का समृद्ध व्यक्ति है, किसी का नाम बोलिए, एलन मस्क को ले लीजिए। मान लीजिए एलन मस्क हो गए, तो मान लीजिए एलन मस्क जो है विश्व के धनी व्यक्ति है। एलन मस्क एक पेज लेकर ऐसे मान लीजिए लाल लकीर 2 खींच दे, 2 बार जैसे गुलाबी लकीर खींच दे, कुछ एक ऐसे हरा खींच दे, तो उनकी पेंटिंग कितने की बिकेगी? इतने खींचकर एक दे देंगे, पेंटिंग कितने की बिकेगी? 1 करोड़ डॉलर की बिक जाएगी ना? नहीं बिक जाएगी? आराम से बिक जाएगी। इसलिए मार्क्स कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मार्क्स कह रहा है कि जो व्यक्ति समृद्ध है उसका ही कला चलेगा, उसका ही विचार चलेगा, उसका ही सब कुछ चलता है। गरीब व्यक्ति का कुछ चलने वाला है नहीं। गरीब व्यक्ति पता नहीं कि साल भर तक बैठ के अब पेंटिंग बना रहा है,
मान लीजिए आया फतेह हाल की हमारा पेंटिंग है, देख लीजिए, ले लीजिए, बेकार से। कोई उसको 10,000 रुपया का 5,000 रुपया भी नहीं देगा, या फिर दो घर ले जा। इसका देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग इसका क्या करेंगे? साहित्यकार भी, दार्शनिक भी इसकी व्याख्या करेंगे कि ये जो लकीर जो अलग अलग कलर की काट रही है, हरा कलर जो है समृद्धि का निशानी है। कोरोना संकट में ये लकीर जो है कम खींची गई है, जबरदस्ती का व्याख्या करेंगे, जबकि उस व्यक्ति ने सोच कर कुछ बनाया भी नहीं, लेकिन चूंकि समृद्ध व्यक्ति है इसलिए उसकी व्याख्या चलेगी। मार्क्स ने बात कह दिया। अब जानते हैं कि ग्रामसी ने जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ के ग्रामसी ने कहा कि मार्क्स ठीक बात नहीं कर रहा है, केवल अर्थव्यवस्था ही प्राधान्य को नहीं बनाती है, बल्कि देखा जाए तो कला, संस्कृति, राजनीति, कानून, साहित्य, दर्शन, धर्म, ये सब जो है प्राधान्य को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए ग्रामसी को ऊपरी संरचना का अधिवक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन जो अभी पढ़ रहे थे वो यही वाला प्रश्न था कि ग्रामसी ऊपरी संरचना का, सुपर स्ट्रक्चर का अधिवक्ता है, क्योंकि कहीं न कहीं इसी को लेकर ग्रामसी ने अपना सिद्धांत दिया और पूरी व्याख्या किया। और ग्रामसी ने जो है मार्क्स से प्रभावित हुआ। ग्रामसी देखा जाए तो ग्रामसी जो है मार्क्सवादी विचारक है, नव मार्क्सवादी है। और ग्रामसी ने क्या किया? मार्क्स के अधिसंरचना को महत्वपूर्ण मान लिया और उसके आधार पर ही अपना प्राधान्य का सिद्धांत दे दिया। मार्क्स के सुपर स्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण मान लिया, महत्वपूर्ण माना, उसी आधार पर प्राधान्य का सिद्धांत दिया। अरे अभी नहीं बता रहा था, ये बताइए, शिक्षा, रोजगार, साहित्य, दर्शन, इतिहास, ये सब अंग्रेजी तो लिख कर गए हम लोग का। हम लोग का इतिहास अंग्रेजी लिख कर गए और हम लोग के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से लिख कर गए। तभी तो इतिहास के पुनर्लेखन की बात चलती है कि सब गलत इतिहास लिख के गए। हम कहते हैं क्योंकि अंग्रेज जो है उल्टा इधर लिख कर चले गए, तो अंग्रेज उल्टा इधर लिख कर चले गए, तो बताइए ये इसी चीज को तो इसने आधार बनाकर प्राधान्य का सिद्धांत दिया। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अपनी भूमिका लिखे, अब पहले इसके भूमिका लिखिए, फिर सिद्धांत लिखवाऊंगा, फिर इसका सब चलेगा। पहले भूमिका। ग्रामसी ने मार्क्स के अधिसंरचना, सुपर स्ट्रक्चर को आधार बनाकर प्राधान्य का सिद्धांत दिया। अर्थात ग्रामसी ने मार्क्स के आधार ब्रैकेट में अर्थव्यवस्था, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स के आधार को प्राथमिक न मानकर अधिसंरचना ब्रैकेट में कानून, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन ब्रैकेट बंद, आधार को प्राथमिक न मानकर अधिसंरचना को प्राथमिक माना और इसी आधार पर समाज की व्यवस्था को रेखांकित किया। समाज की व्यवस्था को रेखांकित किया, समाज की व्यवस्था को रेखांकित किया। मार्क्स की भविष्यवाणी का विश्लेषण किया, क्रांति के नए तरीके बताए। मतलब मार्क्स कहता था ना कि ब्रिटेन में क्रांति होगी, अमेरिका में क्रांति होगी, फ्रांस में क्रांति होगी। कहां ब्रिटेन में क्रांति हुआ, कहां अमेरिका में क्रांति हुआ, ग्रामसी ने कहा। तो ग्रामसी ने समझाया कि क्रांति हुआ क्यों, क्रांति वहां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर प्राधान्य का पौधा बहुत मजबूत किया गया था, सबको संतुष्ट करने का पौधा बहुत मजबूत था। लेकिन पिछले देशों में देखा जाए, रूस में क्रांति हुआ
क्योंकि वहां प्राधान्य का पौधा बहुत मजबूत नहीं था। अच्छा ये बताइए, अभी बोला कि 500 लोग क्लास में बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूं और 490 लोग 495 लोग एकदम संतुष्ट हैं पढ़ाने से, क्योंकि बेवकूफ है, उनको ज्यादा कुछ आता नहीं है तो संतुष्ट हैं। 5 लोग समझ रहे हैं कि मैंने गलत तथ्य बोल दिया, अब 5 लोग विरोध करेंगे तो कोई फायदा है? कोई नहीं। 495 लोग तुरंत बोल देंगे, कह रहे सर लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनके चक्कर मत पड़िए। तो ये 495 जो लोग हैं उनको कह रहा है कि कैसे संतुष्ट किया जाएगा, ये प्राधान्य का सिद्धांत। तो ग्रामसी ने जो है इसी आधार पर कहा कि अमेरिका में अधिकांश लोग संतुष्ट, जैसे भारत में बताइए 1857 में ही तो क्रांति हो गई थी, और उस समय तो थोड़ा सा हम लोग जोर लगाते तो अंग्रेज चले जाते, कोई बहुत दिक्कत की बात थोड़ी थी, बस जनता को सड़क पर आना था, थोड़ा बहुत मारकाट होता, 10-20 लाख मरते और क्या, खत्म, वैसे भी तो मरना है। तो मान लीजिए हमें कहते क्रांति हो जाती, खत्म, अंग्रेज चले जाते। जहां मान लीजिए 10-5 हजार अंग्रेजों का हम लोग गला काट देते तो अंग्रेज भाग जाते, और क्या, नहीं हो पाया क्योंकि अधिकांश लोग संतुष्ट थे। अब चलिए सिद्धांत, ये तो भूमिका हुआ। अब एक एक करके पॉइंट भी लिखवाता हूं क्योंकि तभी समझ में आएगा। उसे तो पैराग्राफ में लिखना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि वो पॉइंट में लिखने में दिक्कत आती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट में लिखवाता हूं। अब एक एक समझाऊं। फिर ग्रामसी ने क्या किया? ग्रामसी ने अपने प्राधान्य सिद्धांत में मार्क्स का जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट का सिद्धांत था, आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत था, उसमें परिवर्तन कर दिया और कहा कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, अधिसंरचना है, वो भी समाज को प्रभावित करता है। सिर्फ पैसा रुपया से कुछ नहीं होता था। अंग्रेज कितना पैसा लेकर आए थे, हम लोग कितना पैसा बांटे थे, कहां पैसा बांटे थे? अपनी जीवन शैली, अपनी शिक्षा, रोजगार, उसी से अंग्रेज हम लोग को सेट कर दिया, हम लोग एकदम भक्त बन गए उनके। इस तरह से देखा जाए तो इसने मार्क्स का जो अधिसंरचना है, उस अधिसंरचना को इसने कहा कि ये भी प्रभावित करने का बहुत अच्छा साधन होता है। और इस तरह से देखा जाए तो इसने ये नहीं कहा कि अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। इसने कहा कि अर्थव्यवस्था को ज्यादा महत्व देना ठीक नहीं है। प्राधान्य के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं, और उसके आधार पर भी जो है वह समाज को जो है संतुलित किया जाता है। देखिए नंबर 1, ग्रामसी ने, पढ़े होंगे पेपर में आप लोग, ग्रामसी ने अपने सिद्धांत में मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद में परिवर्तन कर दिया। मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद में परिवर्तन कर दिया और कहा कि सुपर स्ट्रक्चर भी, वही कला साहित्य, सुपर स्ट्रक्चर भी समाज को प्रभावित करता है। समाज को प्रभावित करता है। इस तरह शिक्षा, विचार, धर्म, संस्कृति प्राधान्य की संस्थाएं हैं। शिक्षा, विचार, धर्म, संस्कृति प्राधान्य की संस्थाएं हैं, प्राधान्य की संस्थाएं हैं। जिससे समाज को प्रभावित किया जाता है, जिससे समाज को प्रभावित किया जाता है। मतलब इसने जो है सुपर स्ट्रक्चर को, मतलब इसने आधार और सुपर स्ट्रक्चर दोनों को महत्व दिया, इसलिए दिया। अर्थात बेस के साथ, आधार के साथ अधिसंरचना को भी महत्व दिया। उसी पॉइंट में लिखिए। अर्थात
आधार के साथ अभिसंरचना को भी महत्व दिया। जितना भी इसको आसान समझ उतना आसान थिंकर है नहीं, भयंकर कठिन है। वो तो हम लोग सेट आउट कर रखे हैं कहानी वानी, जिससे आपको समझ में आ जाए। ग्रामसी की पूरी किताब पढ़ लीजिए, यही नहीं पता चलेगा लिखा क्या, कहना क्या चाहता है, ये तो बता देता। दूसरा बात समझिए, वो तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले व्यवहार में उतारते हैं, अब फिर कहानी वानी बनाते हैं, जिससे आपके दिमाग में कैसे बैठाया जाएगा। किताब में तो सब लिखा है, टीचर का काम होता है आपके दिमाग में कैसे बैठाया जाए। अब जैसे समझिए, अभी मैं बताया कि ग्रामसी जो है समाज में दो तरह की संस्थाओं को मानता है, वैचारिक राज्य उपकरण और दंडात्मक राज्य उपकरण। और ग्रामसी कहता है कि वैचारिक राज्य उपकरण जो आईएसए है, आइडियोलॉजिकल स्टेट जो ऑपरेटर्स है, वो नागरिक समाज के रूप में है, और जो आरएसए है, रिप्रेसिव स्टेट जो ऑपरेटर्स है, वो देखा जाए तो दंडात्मक राज्य उपकरण के रूप में है, सत्तात्मक उपकरण के रूप में है। कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ईडी है, आईबी है, मान लीजिए सीआईडी है, जितना सीबीआई है आजकल का। तो कांग्रेस का बैठक हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तो रायपुर में, तो देखिए तुरंत छापा पड़ गया, क्योंकि सरकार के पास ये यंत्र तंत्र है, नहीं कल छापा पड़ा। तो यही तो दंडात्मक राज्य उपकरण है कि भाई हम कहते हैं कि सरकार अपना विरोध तो नहीं चाहेगी, तो तुरंत जो है मान लीजिए हमें कहते हैं कुछ भी होता है, मान लीजिए तुरंत मनीष सिसोदिया साहब छापा पड़ गया। अब मनीष सिसोदिया साहब वास्तव में मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति हैं, वो कोई बहुत संपन्न व्यक्ति नहीं है। उनके जाके लाकर लोग बोल रहे हैं बच्चे का कड़ा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, तो सबके घर में रहता है, दो चार अंगूठी, दो चार कड़ा वड़ा सबके घर में रहता है, जाइए ले जाइए। कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। शराब घोटाले में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। वो व्यक्ति मध्यम वर्ग परिवार का है, वो कुछ प्रॉपर्टी बनाया ही नहीं, तो अब कहां खोजेंगे? तो यहां पर ग्रामसी ये कहना चाहता है कि दो तरह की संस्थाएं होती हैं। पूंजीवादी समाज में नागरिक समाज की जो संस्था है उसको एकदम मजबूत करके रखा जाता है। शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था, दर्शन, जीवन शैली, ये सब एकदम, धर्म, ये सब एकदम भयंकर तरीके से चलता है। अधिकांश लोग इसी से संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है ये बताने का प्रयास किया जाता है इन संस्थाओं के माध्यम से, नागरिक समाज की संस्थाओं के माध्यम से, कि सरकार हम लोगों के लिए जो है सबसे अच्छी है, शासन तंत्र हम लोग की भलाई के लिए कार्य कर रहा है। यदि अडानी अंबानी को हम लोग 90% संपत्ति पूरे भारत का सौंपने जा रहे हैं, तो यही भारत के हित में है, यही लोग हम लोगों के लिए भगवान है, यही रोजगार दे सकते हैं। लेकिन सब लोग तो संतुष्ट होगा नहीं, अभी मैं बताया। तो ऐसी दिशा में आरएसए का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, ग्रामसी ने समाज में दो तरह की संस्थाओं की चर्चा की, समाज में दो तरह की संस्थाओं की चर्चा की, वैचारिक दो तरह की संस्थाओं। ये फोटो बना लिए कि नहीं? ये फोटो खींच लीजिए, बना लीजिएगा, नहीं तो 6 महीने बाद ग्राम से कुछ नहीं हवा लगेगा। ये फोटो खींच लीजिए भैया, ग्रामसी को इतने हल्के में आप लोग मत लीजिए। ग्रामसी बहुत बड़ा विचारक है। समाज की संस्थाएं, समाज की संस्थाएं दो हो गई, एक वैचारिक राज्य उपकरण, एक दंडात्मक राज्य उपकरण। मैं खुद भी बता दूं कि जब मैं पढ़ता था, हमारे एमफिल में ये पेपर था, लेकिन हमको उस समय ग्रामसी नहीं समझ में आया। जब मैं एक दो बार परीक्षा भी दिया तब भी मैं ग्रामसी वही आया था क्वेश्चन, वही जो ऊपरी संरचना वाला। मुझको एग्जाम में यही नहीं समझ में आया कि इसमें लिखना क्या है। तो फिर मैं थक हार के किताब उताब लाकर कायदे से पढ़ना शुरू किया। पढ़ होकर अपने हिसाब से 2-4 बार पढ़ने के बाद तब हमको पता चला कि ये ग्रामसी है।
तो जब मैं पढ़ाता हूं मुझे इस बात का कष्ट होता है कि मैं एग्जाम में इसको लिख नहीं पाया, क्योंकि हमको उस समय समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाहता है। क्योंकि सर भी पढ़ाते थे तो इतना लेवल ऊपर करके पढ़ाते थे कि हवा ही नहीं लगा तो कहना क्या। अब वही कहानी सुना दिए होते कि अंग्रेज आकर कैसे हम लोग को सेट किए, बस हो गया होता, एक लाइन का यही कंसेप्ट था। तो वो मामला तो तभी तो बोला कि ग्रामसी अब किताब में ओपी गाबा सर की किताब है ना, उसमें ग्रामसी लिखा होगा। ओपी गाबा सर की किताब पता है ना, पॉलिटिकल साइंस की आती है, उसको लेकर पढ़िए, 4-5 पेज पढ़ लीजिए, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। तो नंबर 2 लिखिए कि दो तरह की संस्थाओं की चर्चा की, आईएसए तथा आरएसए, 60 में लिख दीजिए, आईएसए तथा आरएसए। आईएसए नागरिक समाज के रूप में है, नागरिक समाज के रूप में है, और आरएसए राजनीतिक सत्तात्मक पहलू रखता है। उसने माना कि पूंजीवादी समाज में नागरिक समाज की संस्थाएं मजबूत होती हैं, पूंजीवादी समाज में नागरिक समाज की संस्थाएं मजबूत होती हैं, नागरिक समाज की संस्थाएं मजबूत होती हैं। नागरिक समाज की संस्था मतलब आईएसए, नागरिक समाज की संस्थाएं मजबूत होती हैं, और आईएसए के द्वारा लोगों में झूठी चेतना पैदा की जाती है, लोगों में झूठी चेतना पैदा की जाती है, लोगों में झूठी चेतना पैदा की जाती है कि शासन तंत्र उनकी भलाई का कार्य कर रहा है, शासन तंत्र उनकी भलाई का कार्य कर रहा है, और समस्या आने पर आरएसए के द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। वही सेना पुलिस जेल 60 में लिखवा रहा हूं, समस्या आने पर आरएसए के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वही सेना पुलिस, आरएसए ब्रैकेट में सेना पुलिस जेल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस तरह ग्रामसी ने स्पष्ट किया कि, अच्छा कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना पॉइंट। नंबर 3 करके लिखिए, छोड़िए, नंबर 3 लिखिए। ग्रामसी ने अपने प्राधान्य सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया कि, ग्रामसी ने अपने प्राधान्य सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया कि शासक वर्ग केवल निरंकुश शक्ति के द्वारा शासन नहीं करता, शासक वर्ग केवल निरंकुश शक्ति के द्वारा शासन नहीं करता, बल्कि आईएसए की संस्थाओं धर्म दर्शन राष्ट्रवादी भावना, संस्कृति आदि के माध्यम से शासन चलाता है, तीसरा बात समझिए। देखिए ग्रामसी कितना प्रासंगिक है, क्या जबरदस्त विद्वान है। सोचिए इसने कितनी बड़ी बड़ी बात को कितने सिंपल तरीके से सब रख दिया। अब जानते हैं ना कि सब ग्रामसी उनसे पहले 12th में थे, सब सिलेबस में हट गया, खत्म। तो ध्यान नहीं है, ये सब थिंकर हट जाएंगे, सब कोई थिंकर होकर थोड़े रहेगा। ये सब मालूम है, लोगों में चेतना पैदा करने वाले विचारक हैं। ग्रामसी महान विचारक है। आप यदि इसका पूरा सिद्धांत पढ़ लीजिए, चूंकि हम लोग तो ज्यादा नहीं पढ़ा पाते हैं, पढ़ाने को तो 4-5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, इतना आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन इतना छोटा छोटा बात पर इन सबों ने ध्यान दिया है, चाहिए चाहे हन्ना अरेंट, इस सबका देखिए। अब जानते हैं कि अब ग्रामसी का थोड़ा सा तथ्यात्मक बताएं। ग्रामसी ने इटली के फांसीवाद की व्याख्या किया और कहा कि इटली में नागरिक समाज की संस्थाएं जो है पहले विफल कर दी गई। इटली में आखिर जो है वह हिंसा का प्रयोग क्यों हुआ। इसने लिखा
कि इटली में नागरिक समाज की संस्था विफल हो गई। भाई बताइए कब तक मैनेज करेंगे? मैनेज करने का एक लिमिट है ना। मान लीजिए हमें कहते हैं दो व्यक्ति हैं, पति पत्नी है, मान लीजिए पति नालायक है और इस तरह से देखा जाए तो बार बार झूठ फरेब इधर उधर बोल के सेट कर रहा है, अंत में पत्नी 2 साल 4 साल 5 साल बाद तो समझेगी ना, कभी तो झूठ पकड़ में आएगा, ये तो मान के चलिए। इसीलिए झूठ फरेब नहीं बोलना चाहिए, किसी को नाराजगी हो जाएगी, सही सही बात बता दीजिए। कोई पता मित्र जाके सही बात बताएगा तो और ज्यादा कष्ट हो जाएगा। ग्रामसी कहता है नागरिक समाज की संस्थाएं विफल हो गई, तो फांसीवाद ने क्या किया? अब फांसीवाद पहले तो फांसीवाद पूंजीवाद का ही स्वरूप है। ग्रामसी ने कहा कि फांसीवाद कुछ नहीं, तानाशाही कुछ नहीं, पूंजीवाद का एक स्वरूप है। ये पूंजीपतियों का सही चरित्र आपको दिखाई दे दिया है बस, और कुछ नहीं हुआ है। पहले फांसीवाद आप जानते हैं ना क्या हुआ था? मुसोलिनी ने लेटर लिखा था। पूंजीपति आप जानते हैं कि मुसोलिनी क्या किया? शुरू में मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना बनाना शुरू कर दिया, इधर उधर करना शुरू कर दिया। पूंजीपति नाराज हो गए कि हम लोग के पैसे का ये दुरुपयोग, मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजना चलेगा, हम लोग आपको टैक्स नहीं देंगे, इतना पैसा नहीं देंगे। अब जानते हैं कि मुसोलिनी जो है पूंजीपतियों को लेटर लिखा कि देखिए व्यवस्था चलाने के लिए मजदूरों को संतुष्ट करना जरूरी है। हम ये सब इसलिए नया नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिससे मजदूर संतुष्ट हो सके। हम इतना पैसा आप लोगों का मजदूरों के ऊपर नहीं खर्चा करेंगे, हम टैक्स लगा के और वसूली कर लेंगे। ये लेटर लीक हो गया। ये लेटर पूंजीपतियों के पास जाना था, बीच में लीक हो गया और इस तरह से मजदूर संगठनों ने इस लेटर को पढ़ लिया, सब मजदूर नाराज हो गए। तो इटली में सब ऐसी सब कहानियां सब उत्पन्न हुई थी। तो इसने लिखा कि नागरिक समाज की संस्था विफल हो गई। अब पूंजीपति के इंतजार, जब लोग दर्शन से, धर्म से, संस्कृति से, विचार से अब नहीं संतुष्ट होंगे तो क्या तरीका संतुष्ट करने का? अब क्या तरीका बचा? आरएस से नहीं मानेंगे तो जेल में डाल के मनाया जाएगा, नहीं मानेंगे सेना पुलिस सब लगेगा, जैसे ईरान में होता है। नंबर 3, ग्रामसी ने इटली के फांसीवाद की व्याख्या अपने सिद्धांत के आधार पर की। ग्रामसी ने इटली के फांसीवाद की व्याख्या अपने सिद्धांत के आधार पर की और कहा कि जब इटली में नागरिक समाज की संस्थाएं विफल हो गई, नागरिक समाज की संस्थाएं विफल हो गई, नागरिक समाज की संस्थाएं विफल हो गई, तो पूंजीवाद ने दंडकारी शक्ति का प्रयोग किया। तो पूंजीवाद ने दंडकारी शक्ति का प्रयोग किया। इस तरह फांसीवाद पूंजीवाद का ही स्वरूप है। इस तरह फांसीवाद पूंजीवाद का ही स्वरूप है। यह पूंजीवाद की तानाशाही है, यह पूंजीवाद की तानाशाही है, पूंजीवाद की तानाशाही है। अगला पॉइंट, एक पॉइंट और लिख दीजिए। ग्रामसी ने कहा कि, पहले समझा दें तब लिखिए। देखिए, ग्रामसी ने कहा कि अब क्रांति करने का तरीका क्या है। आप सोचेंगे कि पूंजीवाद में हम जो है धरना प्रदर्शन करके, कूद फान करके क्रांति कर देंगे, असंभव। इसने कहा कि सबसे पहला काम करना पड़ेगा, लोगों को समझाना बुझाना पड़ेगा। विकसित पूंजीवादी देशों में क्रांति लाने के लिए जो है, या जहां पर पूंजीवाद बहुत मजबूत हो चुका है, पूंजीवाद का जो आईएसए है, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। लोग पहले समझें तो बात को, और इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कहीं न कहीं बुद्धिजीवी वर्ग समझाएगा। ये बताइए, अरे भाई तो समाज का जितना धन है, पेड़ पौधा, खनिज तत्व, कोयला, ये किसका है? हम ही लोगों का तो है, भारत की जनता का ही तो है। कोई
कोई आप जो है एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग के ऊपर कल्याणकारी योजना चलाकर। अरे हम ही लोगों का तो है, सार्वजनिक संपत्ति सब लोगों का है ना। तो ये कहता है कि पहले लोगों को समझाना पड़ेगा, और जब लोग समझेंगे तभी जो है कुछ हो सकता है। और हिंसा के माध्यम से क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के पास जेल, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल सब लगा हुआ है, सब तोड़ ताड़ के आपको सेट कर देगा। नंबर 3, 4, 5, ग्रामसी ने कहा कि विकसित पूंजीवादी देशों अन्य पूंजीवादी देशों में क्रांति लाने के लिए पहले पूंजीवाद के वैचारिक प्रभुत्व ब्रैकेट में आईएसए, पूंजीवाद के वैचारिक प्रभुत्व ब्रैकेट में आईएसए को तोड़ना होगा। इसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग भूमिका निभाएगा, तभी सफल समाजवादी क्रांति हो सकती है। अब चलिए समस्या आलोचना। ग्रामसी अपने किताब में लिखा कि मैं मार्क्सवादी विचारक हूं। ग्रामसी अपने को कभी नहीं कहता कि मैं मार्क्स की आलोचना करता हूं, वो कहता मैंने कुछ किया थोड़े ना, मार्क्स ने भी जो कहा वही तो मैं भी कह रहा हूं। उसने कहा अपनी किताब में कि मार्क्स ने जो है उत्पादन की प्रणाली को ज्यादा महत्व दिया, इसको प्राथमिक मान लिया, मैंने इसको प्राथमिक मान लिया, और कुछ मैंने थोड़ा किया है। मार्क्स कहता है कि सब कुछ अर्थव्यवस्था है, मैं कहता हूं कि अर्थव्यवस्था के साथ कला, संस्कृति, विचार, राजनीति, कानून ये भी महत्वपूर्ण होता है, इससे भी प्राधान्य को बढ़ावा मिलता है। ये बताइए, मार्क्स ने आधार तत्व को, भौतिक पदार्थ को प्राथमिक कह दिया और बाकी चीज को द्वितीयक कह दिया, लेकिन इसने जो है सुपर स्ट्रक्चर को प्राथमिक मान लिया और अर्थव्यवस्था को उसी के बराबर रख दिया, तो मार्क्स की मूल भावना से मेल नहीं खाता है, अब फिर भी अपने को मार्क्सवादी कहता है, ये नहीं चलेगा। नंबर 1, आलोचकों के अनुसार ग्रामसी का पूरा दर्शन मार्क्स का संशोधनवाद है। ग्रामसी का पूरा दर्शन मार्क्स का संशोधनवाद है, क्योंकि इसने अधिसंरचना को ज्यादा महत्व दिया। संशोधनवाद है, क्योंकि इसने अधिसंरचना को ज्यादा महत्व दिया। उत्पादन की प्रणाली को कम, फिर भी अपने को मार्क्सवादी कहता है, जो तर्कसंगत नहीं है। फिर भी अपने को मार्क्सवादी कहता है, जो तर्कसंगत नहीं है। देखिए, ग्रामसी कहता है ना, पहली आलोचना तो ये है कि मार्क्स के नाम पर इसने दूसरी थ्योरी दे दिया, अपने को मार्क्सवादी बोलता रह गया। इसने कहा कि प्राधान्य का सिद्धांत तोड़ना है, आईएसए को तोड़ना है, तो बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका, क्रांति के लिए बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये बताइए, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपना रोजगार चलाएगा, अपना परिवार देखेगा कि चल के क्रांति कराएगा, तो व्यवहार में संभव भी नहीं है। और 10-20 लोगों के बोलने से जो है क्या हो जाएगा, कुत्ता लोग भोगता रहता है, हाथी चली जाती है, क्या हो जाएगा। रवीश कुमार जी के बोलने से क्या हो रहा है, जब बताइए। प्रसून वाजपेयी के बोलने से क्या हो जा रहा है, कौन सुनने वाला है। व्यवहार में भी तो संभव नहीं है, ज्यादा करेंगे तो कोई केस बनाकर रख दिया जाएगा, चलिए जाइए 10 साल वहीं पड़े रहिए, खूब बोलते रहिए, लिखते रहिए। तो मार्क्स, इसीलिए तो मार्क्स कहता था खूनी क्रांति जरूरी है, क्योंकि मार्क्स कहता था ये सब संभव नहीं है, समझाना बुझाना। पूंजीपति समझाने से समझेगा, पूंजीपति का गला काटना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति इतना आसानी से नहीं दे सकता है।
इसलिए जो है उसको मार काट करके ही उसकी संपत्ति ली जा सकती है। नंबर 2, ग्रामसी ने अपने सिद्धांत में बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका पर बल दिया। क्रांति के लिए उन्हें आवश्यक माना, बुद्धिजीवी की भूमिका पर बल दिया, क्रांति के लिए उन्हें आवश्यक माना, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है। व्यवहार में यह संभव नहीं है। व्यवहार में यह संभव नहीं है। इसी कारण मार्क्स हिंसा की बात करता था। इसी कारण मार्क्स हिंसा की बात करता था। मान लिया बुद्धिजीवी वर्ग जाके समाज में घूम घूम के समझा रहे हैं, 10 दिन के बाद परिवार वाले लोग क्या करेंगे? सुबह निकल गए 7 बजे समझाने के लिए, रात में 10 बजे समझा के आए घर पे, क्या करेंगे? बोले इधर ही रह जाइए। परिवार चलाना कि चले लोगों को समझाने? भाई तो व्यवहारिक बात यही जो अब जैसे समझिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इतने बुद्धिजीवी किसी देश में कहां से खोज के लाया जाए, ये भी एक समस्या हो जाएगा कि इतने लोग कहां से खोज के लाएंगे जो बात को समझे। किसी को मान लीजिए अभी हम लोग पढ़े, अरे हमारा कोई बीजेपी से या किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है, हमारा कोई उनसे खेत का मुकदमा थोड़ी ना है। अरे मैं तो ग्रामसी पढ़ा रहा हूं, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे जल्दी समझ में आ जाए। ये बताइए, सबसे बड़ी बात यह है, हम तो मास्टर व्यक्ति, हम कोई नेता थोड़े ना है, हमको कोई नेतागिरी थोड़ी करना है। हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि हमको मास्टरी करना है, हम मास्टरी करते हुए ही हमको जानना है ऊपर। ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर, दूसरा मुझको काम ही नहीं करना है, इसी में हमको संतुष्टि मिलती है। हमको कोई नेतागिरी थोड़ी करना है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपने गांव में। अब जैसे समझिए, तीसरी समस्या यह कि ग्रामसी का सिद्धांत जो है हर परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता है। ये बताइए, इसने कहा कि शिक्षा, दर्शन, इन सब चीजों को प्राथमिक माना और इसी के आधार पर जो है वो कहा कि यही सब प्राधान्य की संस्थाएं हैं, इसी के माध्यम से लोगों को संतुष्ट किया जाता है। ये बताइए, वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, इसकी व्याख्या कैसे होगी? अब छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में मान लीजिए बिलासपुर के पहले वाले बेल्ट में चले जाइए, अब तो उधर ही के रहने वाले हैं ना? नहीं, मतलब कि जब रॉबर्ट्सगंज से ऊपर जाएंगे, बस्तर वाले बेल्ट में आप चले जाइए, वहां कोई कानून व्यवस्था अभी भी नहीं चलती है। वहां सिर्फ नक्सलवादियों की व्यवस्था चलती है। वहां ना कोई पुलिस दिखाई देगा। मैं एक बार फंस चुका हूं, इसलिए मुझे याद है। कमलदेव भाई की शादी थी, अरे निर्माण वाले, कमलदेव भाई ऐसा बोल दिए भैया आप नहीं आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे से सुबह 8 बज रहा था, उनकी शादी वहां हुआ ना बिलासपुर, रायपुर के बगल में। अब बोल दिए सुबह 9 बज रहा था, मैं इलाहाबाद में था। हमने अरे आ जाऊंगा बनारस। बोले अरे नहीं भैया छोड़ ही जान दीजिए, आपसे बड़ा आशा था। हमने फोन रखिए, हटाइए। उसके बाद मैं जो है गाड़ी मंगाया, हमको चलो, ड्राइवर और हम 2 लोग बैठ गए। ड्राइवर को मैं बोला चलो आधा गाड़ी में भी चलाऊंगा। वहां से 800 किलोमीटर दूर है वो रांची, उधर से वहां होते हुए सतना उतना होते हुए मैं शाम तक तो पहुंच गया। रॉबर्ट्सगंज के एकदम मोड़ पर जहां से बस्तर की चढ़ाई वाली शुरू होती वहां मैं पहुंच गया। शाम को 4-5 बज रहा था, अंधेरा होने वाला था। तो हमसे बोला ड्राइवर के सर रात में इधर जाना ठीक नहीं है। हम कह रहे यार अभी शादी है, 4 घंटा यहाँ से बोलते ना 3-4 घंटा लगता है। अब तुम करो सुबह चलेंगे। सुबह जा क्या करूंगा, चलो। बोला मैं नहीं चलाऊंगा, तो मैं चलाऊंगा, चलो बैठो इधर। मैं चलाना शुरू किया, बात तो सही। 50-60 किलोमीटर आगे बढ़ा, नक्सलवादी लोग रोड पे ही खड़े थे। गाड़ी रोकवाए, पूछे, मैं उनको बताया कि भाई मैं शादी में हम लोग जा रहे हैं। बोले सर ऐसा है कि आप लोग यहीं पर रुक जाइए, मत आगे जाइए। मैं तो पूछ रहा हूं, कोई नक्सलवादी हो सकता है कि न पूछे गोली मार दे। अब जो होगा होगा यार। फिर वही चीज हुआ, कम से कम 3-4 बार रास्ते में यही समस्या उत्पन्न हुआ। खैर हम लोग बच गए। 11 बजे रात में मैं शादी में पहुंच भी गया। हम लोग बस ये है कि आपने ऐसा शब्द बोल दिया कि मैं आ गया हूं, बाकी आने लायक था नहीं। तो ये बताइए नक्सलवाद, आतंकवाद की व्याख्या किस आधार पर करेंगे? ये तो अलग ही पहलू हो गया ना। लिख दीजिए, ग्रामसी का सिद्धांत
प्रत्येक परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता। ग्रामसी का सिद्धांत प्रत्येक परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता। उसने आईएसए को प्राथमिक माना, उसने आईएसए को प्राथमिक माना, उसने आईएसए को प्राथमिक माना और इसी आधार पर प्राधान्य को समझाने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, यूक्रेन संकट जैसी समस्या की व्याख्या नहीं हो सकती, जैसी समस्या की व्याख्या नहीं हो सकती, जैसी समस्या की व्याख्या नहीं हो सकती। ये बताइए, यूक्रेन संकट में रूस जो है क्या चाहता है? रूस यूक्रेन को हड़पना चाहता है, सीधी सी बात है। तो अब ग्रामसी क्या उसमें व्याख्या कर पाएगा? वहां रूस अपना प्राधान्य थोड़ी नहीं स्थापित करना चाहता है, कब्जा चाहता है, सीधी सी बात है। आतंकवाद है, बताइए, आतंकवादी हम लोग को समझाते भी जाते हैं, 100 लोगों को गोली मार देंगे। जिसमें बताया नक्सलवादी जो व्यक्ति है, जो मान लीजिए राइफल दीवार, मैं तो उस समय थोड़ा सा पहले डर गया और जब जाता था पूरी गाड़ी ही चेक करते थे सब। ड्राइवर से मैं बोला कि तुम्हारी गाड़ी में कुछ है? बोले कुछ नहीं। हमको एकदम बढ़िया। बोले कुछ हो गया तो हमको कुछ नहीं होगा, चलो तुम जाओगे तो मैं भी तो जाऊंगा तुम्हारे साथ, इतने महत्वपूर्ण तुम ही हो गए, चलो चलते हैं। वो मान लीजिए, मालूम क्या करते थे सब, पूरी गाड़ी पहले चेक कर लेते थे और चेक करने के बाद कुछ नहीं मिलता था, बोलते थे जाइए। यदि हम लोग कुछ रखे होते तो गोली तुरंत मार देते। अब वहां कौन बचाता हम लोग? तो यहां पर देखा जाए तो इन सब चीजों की व्याख्या कैसे हो पाएगी? मैं बताया ना कि मैं बिहार पीछे देने गया था बीपीएससी, वहां पर भी घटना घटा, बताया था ना रेलवे स्टेशन पर। 7 बज गया, ट्रेन नहीं आई, 8 बज गया, एक व्यक्ति बंदूक टांगे हुए साइकिल से आया। बोला कहाँ जाना बेटा? हम मैं परीक्षा देने आया था। आप लोग की तरह। बोला परीक्षा दे, तब ट्रेन कहाँ आएगी? ट्रेन तो तुम्हारी सुबह आएगी। हम नहीं, रात में ट्रेन है। बोले नहीं, सुबह ट्रेन आएगी, अब रात में कोई ट्रेन नहीं है, तुम क्या करोगे? मैं यहीं पे बैठा रहूंगा, जब ट्रेन आएगी तो जाऊंगा। बोले यहाँ कोई गोली मार देगा, चलो बैठो। साइकिल पर बैठ गया, पीछे ले गया, अपने घर खाना खिलाया, सुलाया और सुबह सुबह ट्रेन आने से पहले लाया, स्टेशन छोड़ दिया। तो बताया कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है। बताता हूँ, आरा से आगे जाने पर वो जो बेल्ट है पूरा, बीपीएससी में आप लोग पढ़ते होंगे बिहार में, हाजीपुर नहीं। अरे उसके बाद मैं बिहार पीछे देने भी नहीं गया। एक ही बार गया था बस। अब जैसे चलिए महत्व लिखिए, इसको खत्म करें। एक समस्या और लिखिएगा, 2-3 हुआ, कितना हुआ? एक और लिख डालिए। महत्व चलिए, महत्व नंबर 1, पहला चीज देखिए, नंबर 1 लिखिए। ग्रामसी 20वीं शताब्दी के मार्क्सवाद का मौलिक विचारक है। ग्रामसी 20वीं शताब्दी के मार्क्सवाद का मौलिक विचारक है। 20वीं शताब्दी के मार्क्सवाद का मौलिक विचारक है। इसने मार्क्स की नकल करने की जगह जहानाबाद है ना बिहार में, जहानाबाद जबरदस्त, मार्क्स की नकल करने की जगह मार्क्स का विश्लेषण किया, मार्क्स का नए तरीके से विश्लेषण किया। और यह भी बताने में सफल रहा कि ब्रिटेन अमेरिका में क्रांति क्यों नहीं हुई। यह भी बताने में सफल रहा कि ब्रिटेन अमेरिका में क्रांति क्यों नहीं हुई। ब्रिटेन अमेरिका में क्रांति क्यों नहीं हुई। नंबर 2, ग्रामसी ने मार्क्सवादी दर्शन में एक नया आयाम जोड़ने का प्रयास किया। ग्रामसी ने मार्क्सवादी दर्शन में एक नया आयाम जोड़ने का प्रयास किया। अधिसंरचना को महत्व दिया।
अधिसंरचना को महत्व दिया, अधिसंरचना को महत्व दिया, और इसी आधार पर पूंजीवादी तानाशाही, इसी आधार पर पूंजीवादी तानाशाही आबिक नव साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को समझाने का प्रयास किया। पूंजीवादी तानाशाही आबिक नव साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को समझाने का प्रयास किया। देखिए, जब इसने सब सिद्धांत दे दिया तो इसी ने नव साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को समझाने का प्रयास किया। आज जो नव उपनिवेशवाद है, तो आप जानते हैं कि नए नए विचारक जो पैदा हुए, एजी फ्रैंक, वालस्टीन, याद है सेकंड पेपर में, भूल गए। एजी फ्रैंक, वालस्टीन, इन लोगों ने जो है कहा ना कि नॉर्थ जो है साउथ का शोषण करता है। इसी आधार पर इन लोगों ने समझाया। यदि ग्रामसी सिद्धांत नहीं देता तो एजी फ्रैंक और वालस्टीन कहां पैदा होते? लिखिए, मतलब पैदा होते, विचार नहीं दे पाते। लिखिए, ग्रामसी ने जो सिद्धांत दिया उसी आधार पर नॉर्थ साउथ के संबंधों को, उसी आधार पर नॉर्थ साउथ के संबंधों को एजी फ्रैंक तथा वालस्टीन ने निर्धारित किया। एजी फ्रैंक तथा वालस्टीन ने निर्धारित किया। वो तो पढ़ाया था मैं आप लोगों को। वालस्टीन का सिद्धांत का नाम क्या है? एकदम भूल गए। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, 60 नोट्स आता है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत, अगला लिखिए। ग्रामसी ने विकसित पूंजीवादी देशों में भविष्य में किस प्रकार समाजवादी क्रांति हो सकती है। ग्रामसी ने विकसित पूंजीवादी देशों में भविष्य में किस प्रकार समाजवादी क्रांति हो सकती है, इसकी वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत की। इसकी वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत की। इसकी वैज्ञानिक रूपरेखा प्रस्तुत की, अर्थात व्यवस्थित तरीके से क्रांति की विवेचना की। व्यवस्थित तरीके से क्रांति की विवेचना की।